सोना गाची की रातें पार्ट 19। शबाना ने कहा, दोस्तों चाय कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? आशी ने गर्दन उठाकर कहा, जनाब ये चाय के बागों का मुल्क है, चलो नीचे डाइनिंग रूम में चलकर चाय का मुतालबा करते हैं। नहीं नहीं आशी, हमें को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो। सदफ ने मुंह बनाकर कहा, हम चाय पीने जा रहे हैं, कोई डाका मारने नहीं जा रहे। मेरा मतलब है हमें नीचे चलकर डाइनिंग रूम में बैठ जाना चाहिए, चाय का वक्त वैसे भी हो रहा है, चाय जरूर आएगी। शबाना की इस बात पर दूसरी लड़कियां एक दूसरे का मुंह तकने लगी। नायना बोली, चलो फिर तुम हमारी लीडर बनकर आगे आगे चलो, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर बिस्किटों के साथ चाय ना आई ना तो हम अटैक कर देंगे। सब लड़कियों ने ऊंची आवाज में शबाना जिंदाबाद के नारे लगाए और शबाना को अपना लीडर बनाकर आगे आगे चलाती नीचे डाइनिंग रूम में ले आई। बर्मी लेडी प्रोफेसर मी होंग ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कहा, सिस्टर्स टी इज रेडी। आशी ने आहिस्ता से पंजाबी में कहा, ए साडी मामी कित्थों आ गई है? शबाना ने बर्मी लेडी प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम चाय पीने नीचे ही आ रहे थे, हमें आपका मुल्क बर्मा बहुत पसंद आया है। सदफ ने शोफी से कहा, और तुम भी हमें बहुत पसंद हो। लेडी प्रोफेसर ने शुक्रिया करने के अंदाज में थोड़ा सा सर झुकाया और मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चल दी। दूसरे रोज रंगून के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में कॉलेज की प्रिंसिपल ने बर्मा की सकाफती तारीख और वहां मुसलमानों की आमद के बारे में एक लेक्चर दिया। शबाना भी अपने वक्त की पाकिस्तानी लड़कियों के हमरा वहां मौजूद थी। फिर इन्हें कॉलेज की लेबोरेटरीज दिखाई गई। उसके बाद ये बहादुर शाह जफर के मजार की जानिब रवाना हो गई। बहादुर शाह जफर का मजार रंगून शहर से दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ है। यहाँ फौजी बैरक नुमा खानकाह में छोटा सा मजार है जहाँ अस्माए रब्बानी के तुगरे लगे थे, अगरबत्तियां सुलग रही थी। कुछ अकीदतमंदों ने पत्थर की जालियों में मन्नत के सुर्ख स्याह धागे बांध रखे थे। कई लड़कियों ने वहाँ तस्वीर उतारी। सब ने मिलकर फातिहा पढ़ी और हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की रूह को सवाब पहुंचाया। मजार की हालत अच्छी नहीं थी। यहाँ से वापसी पर दिन का 1 बज गया। खाना खाकर कुछ देर आराम किया और फिर लड़कियां शहर में शॉपिंग के लिए निकल गईं। शबाना भी उनके साथ थी। स्वामी पगोडा रंगून का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है और एक बहुत बड़े और बुलंद चबूतरे पे बना हुआ है। इसमें साकिया शहजादे गौतम बुद्ध की सोने की मूर्तियां भी रखी गई हैं। कई सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के बड़े दरवाजे तक जाना पड़ता है। हर 50-60 सीढ़ियों के बाद एक कुशादा डेवड़ी आ जाती है जिसकी दोनों जानिब बर्मी लड़कियां और औरतें पानी से भरी हुई लकड़ी की बाल्टियों में कंवल, रजनीगंधा और रत्नागिरी के फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते रखे बैठी होती हैं। जायरीन इनसे फूल खरीद कर ले जाते हैं और ऊपर बुद्ध मंदिर में साकिया शहजादे की मूर्ति के कदमों में रख देते हैं और अगरबत्तियां सुलगाते हैं, मोमबत्तियां रोशन करते हैं और दुनिया भर के लोगों की भलाई और अमन के लिए दुआएं मांगते हैं। शबाना ने इस बुद्ध मंदिर यानी स्वामी पगोडा की बहुत तारीफ सुन रखी थी। फ्रेजर स्ट्रीट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद बाकी लड़कियां तो वापस हॉस्टल चलती और शबाना अकेली ही रिक्शे में बैठकर स्वामी पगोडा की तरफ रवाना हो गई। रंगून में रिक्शे को लंचा कहते हैं और जो आदमी रिक्शा चलाते हैं वो आमतौर पर तामिल होते हैं, जिन्हें करनंगी के नाम से भी पुकारा जाता है। इन काले कलूटे करनंगियों ने अपने बालों का सर के पीछे जूड़ा बना रखा होता है और पतली पतली टांगों से रंगून की सड़कों पे काफी तेज रिक्शा भगाते हैं। शबाना को यह सवारी पसंद नहीं थी, मगर वहाँ कोई टैक्सी या बग्गी विक्टोरिया भी इस वक्त नहीं थी। मजबूरन उसे इंसानी रिक्शे पर ही सवार होकर पगोडा तक पहुंचना पड़ा। मंदिर की फराख सीढ़ियों की दोनों जानिब नारियल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने अपना साया डाल रखा था। उसने कुछ यूरोपीय सैयाह औरतों को भी देखा जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। चंद एक बर्मी भिक्षु जर्द लिबासों में मलबूस सर झुकाए बड़े एहतराम के साथ ऊपर जा रहे थे। 50-60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहली कुशादा डेवड़ी आई तो शबाना ने देखा कि दोनों जानिब बर्मी औरतें और नौजवान लड़कियां फूल बेच रही थीं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगे और सफेद कुर्तियां पहन रखी थी। कई औरतों ने बर्मी लोगों की तरह सरों पर जर्द या करमजी रुमाल भी बांध रखे थे। यूरोपीय सैयाह खवातीन फूल खरीदने के लिए रुक गईं। बर्मी भिक्षु, जिन्हें रंगून में फोंगी कहा जाता है, खुद फूल नहीं खरीदते बल्कि इन्हें फूल बेचने वालियां खुद उठकर अकीदत से फूल पेश करती हैं। शबाना ने इस तरह की कंवल के फूलों को तस्वीरों में ही देखा था। अब जब इसने बाल्टियों के ठंडे पानी में कंवल के खिले हुए फूलों के गुच्छों को सर उठाए देखा तो उसका चेहरा एक अनजानी रूहानी मुसरत से चमक उठा। कंवल के फूल को पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। ये वाहिद फूल है जो तालाब या कीचड़ में उगता है मगर कीचड़ से पाक रहता है और अपना शहाना खिला हुआ चेहरा पानी की सतह से ऊपर उठाए रखता है।
कंवल को बर्मी देवमाला में रूहानी इर्तिका और रूह के अमन की अलामत भी समझा जाता है। शबाना इन फूलों के करीब आ गई। बाल्टी में बेदाग सफेद और हल्के किरमजी कमल के फूल मुस्कुरा रहे थे। शबाना उन्हें देखती रह गई। ये किस अजीम मुसव्विर के हाथ थे जिसने इतना आलीशान, हसीन और बावकार फूल बनाया था। फूल बेचने वाली लड़की शबाना की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने टूटी हुई अंग्रेजी में पूछा कि वो कौन सा फूल खरीदना पसंद करेगी। शबाना ने सोचा कि इन फूलों पर तो खुद कुर्बान होने को जी चाहता है, इनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन वो इन्हें खरीद कर ही हासिल कर सकती थी। शबाना ने फूल बेचने वाली लड़की की तरफ देखा। उसका मासूम चेहरा भी कमल के फूल की तरह शगुफ्ता, पाकीज़ा और मुक़द्दस कैफियत का हामिल था। 18-19 साल की उम्र होगी। जर्द लहंगे और सफेद करंडी की कुर्ती में मलबूस वो कमल फूलों की बाल्टियों के पीछे लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। उसने अपने स्याह बालों के जूड़े में भी कमल का एक फूल सजा रखा था। वो मुस्कुराते हुए मासूमियत से शबाना को देख रही थी। उसके दांत पाकीज़ा समंदरों के मोतियों की तरह चमक रहे थे। कुदरत की आगोश में कई नस्लें अपने नेक अमाल के खजाने में जमा कराती हैं, तो कहीं एक नस्ल को खूबसूरत चेहरे और मोतियों ऐसे दांत नसीब होते हैं। इस फूल बेचने वाली लड़की के चेहरे पर नेक ख्यालात रखने वाली माँ का नूर चमक रहा था। उसके नक्कुश बर्मी नहीं थे। शबाना ने मुस्कुराते हुए उससे उसका नाम पूछा तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, रोहिणी। इस फूल बेचने वाली लड़की का नाम रोहिणी था, ये बर्मी नाम नहीं था। शबाना ने उससे कमल फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और बातें करने लगी। रोहिणी ने उसे बताया कि उसकी दादी शुमाली हिंद से यहाँ आकर आबाद हो गई थी। शहर के बाहर उनका एक छोटा सा बाग था जहाँ तालाब में उन्होंने कमल उगा रखे थे। रोहिणी ने शबाना के पूछने पर बताया कि वो टूटी फूटी हिंदुस्तानी में भी बात कर लेती है। अम्मी को हिंदुस्तानी बोलना अच्छा लगता है। इस किस्म की उर्दू रंगून में आम बोली और समझी जाती थी। शबाना ने कहा, हम वापसी पर तुम्हें मिलेंगे, और मुस्कुराकर लड़की को सलाम किया और सामने पगोडा की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर के फराग सहन में पहुंचकर वो साकिया शहजादे की जगह नस्ल पत्थर और पीतल की मूर्तियों को देखने लगी। वो बुत परस्त नहीं थी, इसलिए शबाना ने कमल के गुलदस्ते को सहन की एक जानिब उगे हुए नारियल के दरख्तों में जाकर घास पर डाल दिया। फूल दरख्तों और घास को पसंद करते हैं। पत्थर की मूर्तियों के पास उनका दम घुटता है और वो खुद भी पत्थर हो जाते हैं। शबाना ने घूम फिरकर सारे पगोडा को देखा। वाकई बहुत शानदार बौद्ध मंदिर था। साकिया शहजादे गौतम का वो बड़ा एहतराम करती थी, इसलिए कि उसने दुखी इंसानों की भलाई और उनके दुखों का इलाज तलाश करने की खातिर महल का ऐशो आराम और अपने बीवी बच्चे को छोड़ा था। गौतम बुद्ध की नियत पर कोई शक नहीं कर सकता। फिजा में अगरबत्तियों और लोबान की बोझल खुशबू फैली हुई थी। मोबित से वापस आने से पहले शबाना एक बार फिर नारियल के दरख्तों के पास गई। उसके कमल के फूल इसी तरह हरी भरी घास पर लेटे हुए थे। शबाना को वो बड़े प्यारे लगे, जैसे मासूम शहजादे जमीन की सेज पर सो रहे हों। दोपहर के बाद ही से रंगून के आसमान पर काली घटाएं छाना शुरू हो गई थी। रंगून में बारिशें बहुत होती हैं। ये मूसलाधार बारिशें होती हैं। बारिश रुक भी जाए तो आसमान पर बादल हफ्ता हफ्ता भर छाए रहते हैं। शबाना मोबित की सीढ़ियां उतारकर जब इस डेवड़ी में आई जहां फूल बेचने वाली लड़की रोहिणी थी, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। रोहिणी ने शबाना को रजनीगंधा फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता पेश किया। शबाना ने उसकी कीमत अदा करनी चाही तो रोहिणी ने हाथ जोड़ लिए और नफी में सर हिलाकर पैसे लेने से इनकार कर दिया। शबाना ने रोहिणी का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से सीढ़ियां उतरने लगी। जब वो सड़क पर आई तो बारिश ज्यादा तेज हो गई थी। वहां कोई रिक्शा वगैरह भी नजर नहीं आ रहा था। शबाना जल्दी से एक गुंजान दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई। बारिश के कतरे दरख्त की शाखों में से उसके ऊपर टपक रहे थे। उसने रजनीगंधा के फूलों को अपने साथ लगा रखा था। फिर ऐसा हुआ कि एक काले रंग की छोटी सी मोटर कार अकब की तरफ से आई और शबाना के करीब आकर सड़क के किनारे रुक गई। शबाना ने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन जब उसे पाइप के तंबाकू की हल्की सी महक महसूस हुई तो उसने पलटकर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला था। स्टीयरिंग पर राहिल पाइप लिए बैठा उसकी तरफ देख रहा था। रंगून की बारिश बड़ी रोमांटिक है, मगर तुम भीग जाओगी। शबाना जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। राहिल गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे मालूम हो गया था कि तुम रंगून में हो। गाड़ी गिरती बारिश में रंगून की धुंधली और नारियल के दरख्तों में घिरी हुई सड़क पे चली जा रही थी और शबाना सोच रही थी कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। रजनीगंधा के फूलों की गहरी तिलिस्मी खुशबू उसे सरगोशियों में कह रही थी, शबाना तुम ख्वाब देख रही हो, तुम ख्वाब देख रही हो। गाड़ी गिरती बारिश में रंगून की सड़कों पे चली जा रही थी। शबाना ने राहिल को बताया कि वो मंकी पॉइंट वाले गर्ल्स हॉस्टल में ठहरी हुई है। राहिल की निगाहें सामने सड़क पर गिरती बारिश पे जमी थी। मुझे मालूम है। उसके बाद वो खामोश हो गया।
शबाना एक एक सड़क को गौर से देख रही थी। गाड़ी जब एक सड़क का मोड़ घूमकर दरिया इरावती के साहिल वाली सड़क पर आई तो शबाना ने पहचान लिया। यही वो सड़क थी जो गर्ल्स हॉस्टल को जाती थी। राहिल ने हॉस्टल की एक जानिब सड़क के किनारे दरख्तों में गाड़ी खड़ी कर दी और शबाना से कहा, मेरा कॉटेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कल तुम किस वक्त फारिग होगी? मैं तुम्हें अपना कॉटेज दिखाना चाहता हूँ। दूसरे रोज का सारा शेड्यूल शबाना के सामने था। उसे दोपहर को ही वक्त मिल सकता था। यहाँ पर पार्ट 19 का इख्तिताम होता है। मजीद कहानी सुनने के लिए पार्ट 20 समाप्त करना है।